नागार्जुन एपिसोड 28 तीन दलों का आगमन। पूरे चंद्रमौली राज्य और सभी कबीलों से बाहर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण से बहुत दूर तक खुले मैदान में भारी भीड़ जमा हो चुकी है और कई जगहों पर आग के अलाव जला दिए गए हैं। पूरे राज्य के हर कबीले से वयस्क हो चुके सभी योद्धा 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अंतिम दिन के महाअनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें वे सभी शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभागियों को 3 प्रमुख दल काल भुजंग दल, काल भैरव दल और काल सर्प दल में चुना जाएगा और प्रत्येक दल से प्रशिक्षण पाने के बाद होने वाली अंतिम महाप्रतियोगिता में केवल उन्हीं 3 दलों से प्रशिक्षित योद्धाओं के बीच मुकाबला होगा और फिर वही विजेता महायोद्धा की उपाधि प्राप्त करेगा। कुछ ही देर बाद आयोजनकर्ताओं में से किसी की जोश से भरी आवाज गूंजी, और अब काल भुजंग दल के प्रतिनिधि पधार रहे हैं। उस स्पष्ट आवाज को सुनकर हर कोई मुख्य द्वार की तरफ देखने लगा। सामने से काले रंग का लबादा ओढ़े हुए 4 रहस्यमय घुड़सवार मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं। उन चारों के प्रभावशाली व्यक्तित्व से ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वो सब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। उन चारों में से एक व्यक्ति जो बाकी तीनों की अगुवाई कर रहा था वो सबसे अधिक प्रभावशाली नजर आ रहा है। अगले कुछ ही पलों में वो चारों घुड़सवार मुख्य अतिथि कक्ष के पास आकर रुके और घोड़ों से उतरकर वे सभी महाअनुष्ठान के मुख्य कर्ता धर्ता नागेश्वर के सामने आकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही उस रहस्यमयी घुड़सवार ने अपने सिर से उस काले रंग के लबादे को हटाया तो उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा लीं, क्योंकि काल भुजंग दल की अगुवाई कर रहा उसका प्रमुख प्रतिनिधि कोई पुरुष नहीं बल्कि एक नव युवती है, जिसके शांत और अत्यंत सुंदर चेहरे पर कठोर भाव मौजूद है। वहीं जैसे ही नागार्जुन की नजर उस युवती पर पड़ी तो अचानक ही हैरानी से उसके मुंह से निकल पड़ा, राजकुमारी माया। माया को देखते ही नागार्जुन को उससे जुड़ी पिछली सारी यादें एक एक करके याद आने लगी। अभी कुछ ही हफ्तों पहले की बात है जब वो राजकुमारी माया से अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करता था, यहां तक कि उसके एक बार कहने पर ज्वालामुखी पर्वत के अंदर जाकर अपनी जान की बाजी लगाने तक को तैयार हो गया था। लेकिन अब उसके उस बीते हुए अतीत का वो अध्याय समाप्त हो चुका है, क्योंकि ज्वालामुखी पर्वत में नागमणि के मिलने के बाद जब से नागार्जुन के अंदर उस विचित्र शक्ति ने प्रवेश किया है, उसके बाद से ही नागार्जुन की न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिति भी लगभग पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब तक्षक नगर कबीले के राज परिवार के सभी सदस्यों के लिए उसके मन में केवल नफरत ही नफरत थी। यहां तक कि उसके दिल में राजकुमारी माया के लिए प्रेम भी आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही समाप्त हो चुका था। और हैरानी की बात तो ये थी कि सब कुछ जानते हुए भी नागार्जुन को अपने दिल से राजकुमारी माया के लिए प्रेम समाप्त हो जाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और इस सब का कारण है नागार्जुन के अंदर प्रविष्ट हुई वो विचित्र शक्ति, जिसने नागार्जुन के प्रारूप को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी वजह से नागार्जुन की आंखों में अब माया के लिए कोई प्रेम नजर नहीं आ रहा होता। इससे भी विचित्र बात यह थी कि नागार्जुन को इस बात की कोई हैरानी भी नहीं हो रही होती कि माया इस विशेष अनुष्ठान में आ पहुंची है। लेकिन वहीं इस बात को लेकर अनंतनगर कबीले के लोगों में आपस में कानाफूसी भी शुरू हो जाती है। तभी नागार्जुन के पास ही बैठा हुआ भोला राजकुमारी माया को देखते ही चौंक कर कहता है, अरे नागा, ये तो राजकुमारी माया है ना, लेकिन ये यहां क्या कर रही है? इस पर नागार्जुन भोला का संदेह दूर करते हुए बिल्कुल शांत भाव से बोला,
हो सकता है कि माया भी 20 वर्ष पूरे कर चुकी हो और अब वो भी इस महापर्व में बाकी प्रतिभागियों की तरह अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आई हो, ताकि वो भी किसी एक दल में चुनकर एक महायोद्धा बन जाए। भोला नागार्जुन के उस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और तुरंत ही अपना सिर इनकार में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्या तुमने मुझे पूरी तरह से मूर्ख समझ लिया है? जरा इसका रूप तो देखो, कितनी भोली भाली सुकुमारी जैसा सौंदर्य है। ये तुम्हें कहां से योद्धा नजर आ रही है भला? फिर नागार्जुन भोला की शंका का निवारण करते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है मेरे भोले महाराज। हो सकता है कि हमने उस दिन जो देखा था वो हमारा केवल एक दृष्टि भ्रम हो और यही इसका असली रूप हो। नागार्जुन की बात सुनकर भोला अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगता है। फिर भोला कभी माया को देखता तो कभी नागार्जुन को, और फिर उसने नागार्जुन से कहा, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, अब तो मुझे हर किसी पर संदेह होने लगा है। कभी मुझे तुम कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए दिखते हो तो कभी ये माया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके विवाह प्रस्ताव को सबके सामने ठुकरा दिया था और ये अब तुमसे उसका बदला लेने के प्रयोजन से आई हो? भोला के उन अजीबोगरीब तर्कों को सुनकर नागार्जुन हंस पड़ता है और लापरवाही से कहता है, क्या वास्तव में तुम्हें ऐसा ही लगता है? ठीक है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करो, कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी भोला नागार्जुन की लापरवाही को देखकर उस पर कटाक्ष करते हुए बोला, ओ भाई नागा, तुम सच में बहुत भोले हो यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने माया के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वो बस इस बात को इतनी आसानी से छोड़ देगी? तुम युवतियों के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है? युवतियां प्रेम में तिरस्कार के बाद इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। और फिर ये तो इतने शक्तिशाली कबीले की राजकुमारी ठहरी। भला एक राजकुमारी प्रेम में हुए अपने अपमान को कैसे सहन कर सकती है? लेकिन ये सुनकर नागार्जुन फिर से उसी लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें इन सब बातों का बहुत अनुभव है। नागार्जुन के उस लापरवाही भरे प्रश्न पर भोला चिढ़कर बोला, तुम मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो ना? रुक जाओ, अभी थोड़ी ही देर में तुम खुद अपनी आंखों से ही देख लेना। ये कहकर भोला अपने अंग वस्त्र में रखे हुए एक बड़े से फल को निकालकर खाना शुरू कर देता है। फिर नागार्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि माया ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा था ताकि बाद में वो मेरे द्वारा नागमणि हासिल कर सके। ये सुनते ही भोला के चेहरे पर एकदम से चमक सी आ गई और वो उस फल का टुकड़ा चबाते हुए जल्दी से बोला, बिल्कुल, मैं तो कब से तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। एक मैं हूँ जो हमेशा तुम्हें आने वाले खतरे से सावधान करने का प्रयास करता हूँ, पर तुम हो कि हमेशा मुझे हल्के में ही लेते हो। तभी नागार्जुन आंखों से ही भोला के उस हट्टे कट्टे डील डॉल की तरफ से संकेत करता हुआ कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, भला मैं तुम्हें हल्के में कैसे ले सकता हूँ? भोला खुद की हट्टी कट्टी काया पर किए गए नागार्जुन के कटाक्ष को तुरंत समझ जाता है और उसे घूरते हुए उस फल का एक बड़ा सा टुकड़ा काटकर ऐसे चबाता है जैसे वो नागार्जुन को भी ऐसे ही चबा जाएगा। फिलहाल वहां चल रही सभी चर्चाएं अंतहीन थीं। वहीं राजकुमारी माया घोड़े से उतरकर अपने अनुचरों के साथ जैसे मंच के पास पहुंची, माया के आते ही अनंत वंश का मुखिया नागेश्वर तुरंत आगे बढ़कर उसका अभिवादन करते हुए मुस्कुराकर कहता है, काल भुजंग दल की मुख्य प्रतिनिधि तक्षक वंश की राजकुमारी माया का स्वागत है। नागेश्वर के ये कहते ही वहां उपस्थित लोगों में खलबली सी मच गई, पर इससे नागार्जुन के भावहीन चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं आता।
परंतु बाकी सभी के मन में यही प्रश्न उमड़ रहा है कि राजकुमारी माया काल भुजंग जैसे प्रभावशाली दल की मुख्य प्रतिनिधि कैसे हो सकती है। एक सुकुमारी राजकुमारी शक्तिशाली योद्धाओं के चयन करने वाले दल का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है। लेकिन राजकुमारी के चेहरे के कठोर भावों को देखकर किसी में भी यह साहस नहीं हो रहा होता कि कोई उसके सामने आकर उससे ये प्रश्न कर सके। अभी तक हमेशा तक्षक नगर कबीले का मुखिया नागपति काल भुजंग दल के मुख्य प्रतिनिधि की भूमिका निभाता चला आ रहा था, पर इस वर्ष अप्रत्याशित रूप से नागपति की बड़ी पुत्री राजकुमारी माया ने ये दायित्व संभाला है। पर काल भुजंग दल की निर्णायक मंडली में इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कैसे हुआ, ये बाकी सबके लिए अभी तक एक रहस्य ही है। तभी नागेश्वर विनम्रता से राजकुमारी माया और उसके बाकी सारे अनुचरों से अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता है, पर राजकुमारी माया अभी भी नागेश्वर के प्रति उदासीन है। तभी नागेश्वर के अभिवादन पर माया धीरे से उत्तर देते हुए अभिमान के साथ अपना सिर हिलाती है और फिर वो निर्णायक मंडली के लिए आरक्षित स्थान में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा के साथ महाअनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी गईं। वहीं कई अतिथियों का आना अभी भी बाकी है। कुछ ही दूरी पर भीड़ में राजकुमारी माया के इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बारे में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी कुछ और अतिथियों का आगमन होता है। काल भुजंग के बाद सफेद घोड़ों पर सवार काल भैरव दल का मुख्य प्रतिनिधि अम्बरीश और अपने प्रतिनिधियों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचता है। अम्बरीश किसी भी राज परिवार से नहीं है, परंतु किसी भी चंद्रमौली राज्य में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो एक सन्यासी है। लेकिन सन्यासी होने के साथ ही वो एक महान योद्धा भी है। वो एक लंबे समय से काल भैरव दल का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है और महापर्व के इस आयोजन में वो स्वयं हिस्सा लेने के लिए नहीं, बल्कि आयोजन में हिस्सा लेने वाले दूसरे प्रतिभागियों को उनके युद्ध कौशल के आधार पर चयन करके अपने दल में शामिल करने का निमंत्रण देने के लिए आया है। सफेद घोड़े पर सवार और सिर से पैर तक लहराते हुए सफेद वस्त्रों में अम्बरीश स्वर्ग के किसी देवता की तरह लग रहा था। तभी नागेश्वर बड़े जोश के साथ अम्बरीश का भी स्वागत करता है और उसके बाकी प्रतिनिधियों के साथ उसका भी सत्कार करते हुए मंच पर उचित स्थान पर बैठने के लिए कहता है। फिर अम्बरीश भी अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अम्बरीश के पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक और दल का आगमन होता है। ये तीसरा और अंतिम दल काल सर्प दल है, जिसका प्रतिनिधि वासुकी नगर कबीले का मुखिया नागपाल है। परंतु इस बार वो किसी कारणवश स्वयं हिस्सा न लेकर अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी को भेजता है और इस विषय में नागेश्वर को पहले ही सूचना भिजवा चुका है। काल सर्प दल के प्रतिनिधि मुख्य द्वार से अंदर आकर मंच के पास रुकते हैं, जिन्हें देखकर नागेश्वर मुस्कुराकर उनका अभिवादन करता है। काल सर्प दल के प्रतिनिधियों का महापर्व के आयोजन में स्वागत है। राजकुमारी नंदिनी भी अभिवादन स्वीकार करके प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर कहती है, पिताजी को एक आवश्यक कार्य से राज्य से बाहर जाना पड़ा है, इसलिए उन्होंने इस आयोजन में काल सर्प दल के प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर मुझे भेजा है। आशा है कि आपको मेरे पिताजी का पत्र मिल गया होगा। ये सुन नागेश्वर ने विनम्रता से कहा, अवश्य, इस बारे में उन्होंने हमें पहले ही सूचित कर दिया था। ये कहते हुए नागेश्वर ने विनम्र भाव से मंच के एक तरफ बैठने के लिए संकेत किया। नंदिनी को देखकर अम्बरीश सीधा उसके पास आकर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहता है, राजकुमारी नंदिनी,
महापर्व के इस आयोजन में आपका स्वागत है। पहली बार इस आयोजन में आपको देखकर अच्छा लग रहा है, पर मुझे आशा नहीं थी कि राजकुमारी नंदिनी की रुचि भी नागदत्त में होगी। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी कि अम्बरीश के उस कटाक्ष का क्या मतलब है, इसलिए उसने बिल्कुल सहज भाव के साथ मुस्कुराते हुए उसे उत्तर दिया, जी नहीं, भले ही काल भुजंग और काल भैरव जैसे प्रतिष्ठित दल आज यहाँ नागदत्त के लिए आए होंगे, परंतु मुझे ये बताते हुए खेद हो रहा है कि आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ नागदत्त के लिए नहीं आई हूँ, इसीलिए इस विषय में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंदिनी की बात सुनकर अम्बरीश को आश्चर्य हुआ, क्योंकि काल सर्प दल 3 मुख्य प्रमुख शक्तियों में से एक है, और भला कौन ऐसा होगा जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागदत्त को अपने दल में लेना नहीं चाहेगा। फिर भी जब काल सर्प दल की मुख्य प्रतिनिधि ये कहे कि उसे इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा में कोई रुचि नहीं है, तो उसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो उसे आज के महापर्व और इस विशेष अवसर पर होने वाले आयोजन के महत्व के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं पता है, या फिर उसके मन में अंदर ही अंदर कुछ विशेष चल रहा है। जब अम्बरीश ने यह देखा कि नंदिनी उसे स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताना चाहती, तो वो अंत में कटाक्ष करते हुए बोला, आशा है कि इस बार राजकुमारी जी अपनी अज्ञानता और अनुभवहीनता के कारण काल सर्प जैसे महान दल का नाम मिट्टी में नहीं मिलाएंगी। ये सुनकर नंदिनी अम्बरीश के कटाक्ष पर उसे कोई मुंह तोड़ उत्तर देना चाहती है, परंतु इस समय वो शांत रह गई, क्योंकि नंदिनी जानती है कि उत्तर देने का अभी ये सही समय नहीं है। वहीं राजकुमारी नंदिनी के अपने स्थान ग्रहण करने के बाद काल सर्प दल का एक और प्रतिनिधि और नंदिनी के पिता नागपाल का प्रमुख विश्वसनीय सेवक उसके निकट आकर उत्सुकता के साथ धीरे से पूछता है, राजकुमारी जी, इस वर्ष के महापर्व के आयोजन का मुख्य आकर्षण नागदत्त होने वाला है। ये बात लगभग सभी जानते हैं, और विशेष रूप से उसे अपने दल में सम्मिलित करने के लिए ही तीनों दल यहाँ एकत्रित हुए हैं। पर अभी अभी आपने अम्बरीश से कहा कि आपको नागदत्त में कोई विशेष रुचि नहीं है, तो फिर हम यहाँ किसके लिए आए हैं? नंदिनी ने आत्मविश्वास से कहा, नागदत्त वास्तव में एक महान योद्धा है, और महायोद्धा बनने के सारे लक्षण उसमें उपस्थित हैं। इसीलिए उसने काल भुजंग दल और काल भैरव दल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पर मैंने अम्बरीश से कोई झूठ नहीं कहा। वास्तव में सत्य यही है कि मेरी रुचि नागदत्त में नहीं, बल्कि किसी और में है, विशेष रूप से अनंतनगर कबीले का कोई योद्धा। अनंतनगर कबीले का नाम सुनते ही वो सेवक एकदम से चौंक गया और नंदिनी से तुरंत बोल पड़ा, ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? अनंतनगर कबीले में लंबे समय से कोई महान योद्धा हुआ ही नहीं है, बल्कि यूं कहें कि उस कबीले से तो कोई योद्धा ही नहीं निकला है। अब तक हर बार बस अपने कबीले की गरिमा बचाए रखने के लिए उस कबीले के रक्षकों का दलपति नामदेव इस आयोजन में केवल नाम मात्र के लिए भाग लेता आया है, और तो और वो अब बूढ़ा हो चुका है। तो क्या आप अनंतनगर के नामदेव को अपने दल में चुनने वाली है? लेकिन राजकुमारी नंदिनी उस सेवक के सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर केवल इतना कहती है, तुम चिंता मत करो, सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगे। इतना कहकर फिर नंदिनी अनंतनगर कबीले के उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में सोचने लगी, जिसने अपनी रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग करके उसकी जान बचाई थी। वो व्यक्ति अनंतनगर कबीले से है। बस इसके अतिरिक्त नंदिनी को उस अजनबी व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नंदिनी ने अपने स्तर से भी उसका पता लगाने का प्रयास किया था, पर उसे इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। आज नंदिनी के पास ये अवसर है कि वो न केवल उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में पता लगा सकती है, बल्कि उसे काल सर्प दल में शामिल भी कर सकती है।